डॉक्टर मुझसे सवालात कर रहा था। उसने पूछा, जिस वक्त भैंसे चारों तरफ से तुम पर हमला आवर होने के लिए आ रहे थे, उस वक्त तुम्हारी कैफियत क्या थी? मैंने कहा, मेरी तमाम तर तवज्जो उन पर मरकूज थी, इसलिए कि उनकी तरफ से लम्हाती गफलत भी मुझे मौत के मुंह में धकेल सकती थी। डॉक्टर ने कहा, तुम्हें ये खौफ तो महसूस हुआ होगा कि अगर तुम किसी भैंसे की जद में आ गए तो हमेशा हमेशा के लिए सो जाना तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगा। मैंने कहा, जरूर महसूस होता डॉक्टर, अगर मुझे खुद पर पूरी तरह एतमाद ना होता। मैंने एक लम्हे के लिए भी ये नहीं सोचा कि मैं उनकी जद में आ सकता हूँ। डॉक्टर ने कहा, जिस वक्त तुम भैंसे की पुश्त पर सवार हुए थे, उस वक्त ये ख्याल तो जरूर तुम्हारे जहन में आया होगा कि काश तुमने ये हरकत न की होती, इसलिए कि उसकी पुश्त पर सवार रहने की खातिर तुम्हें शदीद तरीन जदोजहद करना पड़ी होगी। मैंने कहा, मेरे जहन में ऐसा कोई ख्याल नहीं आया, आ भी नहीं सकता था, इसलिए कि मैंने जो कुछ भी किया बहुत सोच समझ कर किया था और हर बात मैंने पहले से तय कर रखी थी। डॉक्टर ने कहा, लेकिन आपकी प्लानिंग वहां खराब हो गई जब भैंसे ने आपको अखाड़े से बाहर फेंक दिया। मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा, भैंसे ने मुझे नहीं फेंका था डॉक्टर, बल्कि ये भी मेरे मंसूबे का हिस्सा था। उसके झटके के सहारे मैं खुद ही उछल कर बाहर जा गिरा था। अखाड़े के अंदर रहते हुए बैक वक्त 4 भैंसों से निमटना खासा मुश्किल होता, इसलिए मैंने तय कर रखा था कि उन्हें मैदान में दौड़ाकर थका दूंगा ताकि कोई मसला ही न रहे। डॉक्टर ने कहा, आप हैरान कुन बातें कर रहे हैं मिस्टर अली, यानी जब भैंसे ने आपको अखाड़े से बाहर फेंका उस वक्त भी आप खौफजदा नहीं हुए? मैंने कहा, मैंने तुम्हें बताया तो है कि मुझे भैंसे ने नहीं फेंका था, बल्कि वो मेरी अपनी हरकत थी, लिहाजा किसी किस्म के खौफ का सवाल ही पैदा नहीं होता। डॉक्टर ने कहा, कि आपको अंदाजा है कि मैदान में आप किस रफ्तार से दौड़ रहे थे? मैंने कहा, नहीं डॉक्टर, लेकिन अगर ये बात मालूम करना जरूरी है तो मेरी टांगों में रफ्तार पैमा फिट करवा दो, मैं दोबारा दौड़ने को तैयार हूँ। डॉक्टर बुरी तरह झेंप गया। बोला, मेरा मतलब ये नहीं था, मैं ये पूछना चाह रहा था कि क्या आप उस वक्त अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ रहे थे? मैंने कहा, नहीं डॉक्टर, पूरी रफ्तार तो मुझे किसी मौके पर भी नहीं इस्तेमाल करना पड़ी। डॉक्टर ने इस बात में सर हिलाया। बोला, गोया पूरे मुकाबले के दौरान आप पर खौफजदगी का कोई लम्हा नहीं आया। मैंने नफी में सर हिलाया। कहा, बिल्कुल भी नहीं, खौफजदगी का लम्हा तो दूर की बात है, ऐसा कोई लम्हा भी नहीं आया जिससे मैं महजूज न हुआ हूँ। डॉक्टर ने कहा, उस वक्त तो आप यकीनन घबरा गए होंगे जब मिस्टर बिलफ्राजो आप पर तलवार से हमलावर हुए थे। मैंने कहा, मुझे अफसोस है डॉक्टर, तुम्हारे इस सवाल का जवाब भी नफी में देने पर मजबूर हूँ। डॉक्टर बोला, यहाँ इस जजीरे पर आने के बाद से कोई ऐसा लम्हा आपको याद आता है जब आपके दिल की धड़कनें जरा भी बेरब्त हुई हों? डॉक्टर खासा झुंझला गया था। मैंने सोच में डूबी हुई आवाज में कहा, हाँ, ऐसा एक लम्हा आया तो था जब मेरे दिल की धड़कनें बहुत बुरी तरह बेरब्त हो गई थी। डॉक्टर के अंदाज में इश्तियाक पैदा हो गया। बोला, ओह, क्या आप बताना पसंद करेंगे कि ऐसा कब हुआ था? मैंने कहा, क्यों नहीं डॉक्टर, ये अभी थोड़ी देर पहले की ही तो बात है। डॉक्टर शिद्दत तजस्सुस में मेरे ऊपर थोड़ा सा झुक गया। उसका तजस्सुस बढ़ाने के लिए मैं खामोश हो गया। डॉक्टर ने बेचैनी से कहा, आप खामोश क्यों हो गए मिस्टर अली? नर्स भी पलट कर मेरी तरफ देखने लगी। मैंने कहा, अभी कुछ देर पहले जब मैं इस एम्बुलेंस में दाखिल हुआ तो मैं फिर खामोश हो गया। डॉक्टर सख्त मुस्तरिब था। बोला, ओहो, कहिए ना, आप बार बार खामोश क्यों हो जाते हैं? एम्बुलेंस का तस्करा सुनकर तो वो और भी बेचैन हो गया था। नर्स की भी बड़ी शिद्दत से दिलचस्पी पैदा हो गई थी, जिसका अंदाजा इस बात से हो रहा था कि वो अपना काम भूलकर स्ट्रेचर के नजदीक चली आई थी। मैंने अटक अटक कर कहा, वो डॉक्टर, बात यह है कि मेरा हौसला नहीं हो रहा। उन्होंने हैरत से एक दूसरे की तरफ देखा। उनका इश्तियाक इंतहा को पहुंच चुका था। वो जानना चाह रहे थे कि ऐसी कौन सी चीज है जिसने मुझ जैसे आदमी को खौफजदा कर दिया। डॉक्टर ने हैरत से कहा, आपका हौसला क्यों नहीं हो रहा मिस्टर अली? हमें मालूम तो होना चाहिए कि आप जैसा बेजिगर आदमी किस चीज से इस कदर मुतासिर हो गया। मैंने झिझकने की अदाकारी करते हुए नर्स की तरफ इशारा किया। कहा, दरअसल मुझे इस बात से डर लग रहा है कि कहीं ये बुरा न मान जाएं। नर्स हैरान होकर बोली, मैं भला क्यों बुरा मानूंगी? आपको जो कुछ भी कहना है बेखौफ खतर कहिए। मैंने नफी में सर हिलाया। कहा, नहीं, पहले आप वादा कीजिए कि आप बिल्कुल भी बुरा नहीं मानेंगी। उन दोनों ने एक बार फिर हैरत से एक दूसरे की तरफ देखा और फिर नर्स ने एक तवील सांस ली। बोली, मैं वादा करती हूँ कि आप खा कुछ ही क्यों ना कहें, मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगी। मैंने बड़ी बेसाख्तगी से कहा, आप बहुत अच्छी हैं। दरअसल आपको देखकर ही मेरी धड़कनें बेरब्त हो गई थी। नर्स का मुंह हैरत से खुल गया। बोली, क्या? मुझे देखकर? क्या मैं इतनी बदसूरत हूँ? मैंने कहा, अरे नहीं, तौबा तौबा, ये आप क्या कह रही हैं? आप तो इस कदर खूबसूरत हैं, इस कदर खूबसूरत, इसीलिए तो मेरे दिल की धड़कनें बेरब्त हो गई थी। लेकिन देखिए, आप वादा कर चुकी हैं। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी।
बोली, हम आपको बहुत अच्छी तरह जानते हैं मिस्टर अली, आप अपनी हरकतों से बाज क्यों नहीं आ जाते। मैंने हकलाकर कहा, लेकिन आपने वादा किया था कि आप बुरा नहीं मानेंगी। वो बोली, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानी मिस्टर अली, हालांकि मुझे बुरा लगना चाहिए था। मुझे मालूम है कि आप बसा औकात इस किस्म की हरकतें कर गुजरते हैं, लेकिन उसके बावजूद मुझे बुरा नहीं लगा। मैंने अहमकाना अंदाज में पूछा, किस किस्म की हरकतें कर गुजरता हूँ। वो बोली, आप हुस्न परस्त नहीं हैं मिस्टर अली, मगर जाहिर यही करते हैं जैसे आपसे बड़ा हुस्न परस्त कोई और है ही नहीं। डॉक्टर ने उससे पूछा, तुमने चार्ट बना लिया। वो फौरन संजीदा हो गई। उसने मुस्तैदी से कहा, जी डॉक्टर, और अपने हाथ में मौजूद पैड डॉक्टर की तरफ बढ़ा दिया। चंद लम्हे चार्ट पर नजरें दौड़ाने के बाद डॉक्टर ने कहा, हैरत अंगेज, तमाम जवाबात दुरुस्त। नर्स ने शोखी से कहा, जी हाँ, आखिरी जवाब के अलावा। डॉक्टर बोला, ओह वो कोई बात नहीं है। अली जरा मजाक के मूड में आ गए थे, वरना इसकी कोई अहमियत नहीं है। मैंने बिगड़ कर कहा, क्या तुम लोग मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हो? मैंने जो कुछ भी कहा है पूरी संजीदगी से कहा है। क्या मजाक और कहाँ का मजाक? नर्स हंसते हुए बोली, रहने दीजिए मिस्टर अली, आप किसी तरह भी मुझे धोखा नहीं दे सकते। आपका माजी, आपकी हरकत, आपकी आदत सब हम पर आईना है। मैंने उठने की कोशिश की, कहा, ये क्या बकवास है, आज तक कभी इस तरह मेरा मजाक नहीं उड़ाया गया जिस तरह तुम उड़ा रही हो। डॉक्टर ने मेरे सीने पर हाथ रखते हुए कहा, लेटे रहिए लेटे रहिए, हम अभी चेक किए लेते हैं कि आपकी बात किस हद तक दुरुस्त है। नर्स ने कहा, तुम भी किस चक्कर में आ रहे हो समरनॉफ, क्या तुम इस बात से वाकिफ नहीं हो कि? डॉक्टर समरनॉफ ने संजीदगी से कहा, जब हमें एक सहूलत मयसर है तो इससे फायदा उठाने में क्या हर्ज है। फिर वो मेरी तरफ मुतवज्जे हुआ, बोला, मैं आपसे जो सवाल करूं उसका जवाब बेझिझक देना। निकिता को पहली बार देखकर तुमने क्या महसूस किया था? डॉक्टर समरनॉफ की निगाहें मशीनों पर नस्ब डायलों पर मरकूज थीं। नर्स निकिता भी उस तरफ मुतवज्जे थी। मैंने आंखें बंद करके खोए हुए लहजे में कहा, किस कदर हसीन नाम है, कितनी नगमगी और शीरीनी है इस नाम में। यूं मालूम होता है जैसे समरकंद बुखारा की तमाम तर हलावत इस एक नाम में घुल गई हो। ओह, तुमने क्या पूछा था डॉक्टर? मैंने चौंक कर कहा, हाँ, तुमने पूछा था कि निकिता को पहली बार देखने पर मैंने क्या महसूस किया। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे तखय्युल ने हकीकत का रूप धार लिया हो। यही वो चेहरा है जो चांदनी रातों में चांद से झांका करता था, जैसे नगमगी मुजस्सम होकर मेरे सामने आ गई हो। मुझे यूं महसूस हुआ था जैसे मैं जागते में कोई ख्वाब देख रहा हूँ। एक लम्हे को तो मैं इसे अपना वाहिमा समझा था। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की थी कि शायद मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही हैं, लेकिन ये कोई धोखा नहीं था। मैंने कई बार निकिता को देखा और हर बार वही चेहरा नजर आया तो मैं यकीन करने पर मजबूर हो गया, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि इस दरियाफ्त का अंजाम क्या होगा। निकिता मुझे कबूल करेगी या ठुकरा देगी। डायलों पर मुताद्दिद सुइयां लरज रही थीं और वो दोनों यूं खड़े थे जैसे उन्हें सकता हो गया हो। चंद लम्हे वो दोनों यूं ही साकित व सामत खड़े रहे। फिर समरनॉफ ही इस महवियत से चौंका। उसने सरसराती हुई आवाज में कहा, लेकिन तुम तो तहजीब से मोहब्बत करते हो। मैंने कहा, हाँ, मैं तहजीब से मोहब्बत करता हूँ। उसकी मोहब्बत एक ऐसा झरना है जो मेरी रूह को सैराब करता है। उन दोनों के चेहरों पर एक बार फिर हैरत के तासुरात नजर आए। समरनॉफ ने कहा, ये कैसे मुमकिन है मिस्टर अली कि आदमी बैक वक्त दो अफराद से मोहब्बत करे? मैंने बेबाकी से कहा, क्यों मुमकिन नहीं है मिस्टर समरनॉफ? तहजीब की मोहब्बत मेरी रूह की ग़िज़ा है और निकिता मेरे जिस्म की जरूरत। इनमें कोई तसादुम नहीं है। समरनॉफ मेरी तरफ पलटा। उसने निकिता को कोई इशारा किया था। निकिता मेरे नजदीक आई और मेरे जिस्म पर लगाए गए आलात अलहदा करने लगी। वो बेहद संजीदा दिखाई दे रही थी। समरनॉफ ने कहा, अगर तुम निकिता से इतनी बुरी तरह मुतासिर हुए थे तो हमें इल्म क्यों ना हो सका? बज़ाहिर तो तुम बहुत पुरसुकून थे। मैंने कहा, मुझे अपने जज्बात पर भी इख्तियार है समरनॉफ। जब तक मैं खुद न चाहूं वो जाहिर नहीं हो सकते। समरनॉफ ने शाने उचकाए। बोला, बहरहाल हमारा काम खत्म हुआ, अब तुम अगर चाहो तो जा सकते हो। मैंने कहा, जाते जाते मुझे इस असरार से तो आगाह करते जाओ कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। ये इतनी बहुत सी नलकियां और तार मेरे जिस्म से क्यों मुंसलिक कर दिए गए थे? समरनॉफ ने कहा, इन मशीनों के जरिए किसी शख्स की मुकम्मल कैफियत का जायजा लिया जा सकता है। ज़हनी और जज्बाती कैफियत हमें इन डायलों पर नजर आ जाती हैं। हमें मोशे हार्वर्ड की तरफ से हुक्म मिला था कि फौरी तौर पर तुम्हारा मुकम्मल चेकअप करके उन्हें रिपोर्ट पेश की जाए। मैंने मुतजस्सिस लहजे में पूछा, क्या तुम मुझे मेरे चेकअप का नतीजा भी बताओगे? वो बोला, नताइज बड़े हैरान कुन हैं मिस्टर अली। हमारी मशीनों की रीडिंग के मुताबिक तुम हर एतबार से नॉर्मल थे, जबकि तुम जिन हालात से दो चार हुए हो उनके पेश नजर तुम्हें बहुत ज्यादा अपसेट होना चाहिए था। तुम्हारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, नब्ज की रफ्तार मामूल के मुताबिक है, थकन के आसार भी नजर नहीं आ रहे। बस निकिता के तस्करे पर तुम जज्बाती तगय्युर से दो चार हुए थे।
मैंने स्ट्रेचर से उतरते हुए कहा। तो तुम लोगों को मेरी बात पर यकीन आ गया? समरनोफ बोला, हाँ, इन मशीनों के सामने झूठ नहीं बोला जा सकता। तुम निकिता से बहुत बुरी तरह से मुतासिर हुए हो। इतना गहरा असर कम ही देखने में आता है। मैंने सहमे हुए लहजे में समरनोफ से पूछा, कहीं मिस निकिता नाराज तो नहीं हुई? समरनोफ हंस पड़ा, बोला, पुराने जमाने में आमतौर पर कहा जाता था कि काश मैं तुम्हें अपना दिल चीर कर दिखा सकता। आजकल मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि दिल चीर कर दिखाए बगैर ही तुम्हारे जज्बात निकिता पर पूरी तरह से जाहिर हो गए। कम से कम निकिता उन्हें झुटला नहीं सकती। मैंने निगाहें नीची करके बहुत धीमी आवाज में कहा, अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माजरत का तलबगार हूँ मिस निकिता। मैंने एम्बुलेंस के दरवाजे की तरफ बढ़ने की कोशिश की, मगर निकिता ने मेरा हाथ पकड़ लिया। वो बोली, मुझे अंदाजा नहीं था कि कोई मुझसे इस तरह भी मुतासिर हो सकता है, और ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि मुझसे मुतासिर होने वाले तुम हो। तुम्हारे बारे में ये तासुर है कि तुमने मुतासिर होना सीखा ही नहीं है। मैंने कहा, मैं इंसान हूँ निकिता, गोश्त पोस्त और हड्डियों का बना हुआ, वैसा ही इंसान जैसे सब होते हैं। मेरे सीने में भी दिल धड़कता है, मेरे भी कुछ जज्बात हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे औरों के जज्बात होते हैं। और फिर अगर मैं तुमसे मुतासिर हो गया तो क्या खास बात हो गई? तुम्हें कुदरत ने हुस्न भी तो ऐसा ही अता किया है। वो बोली, शुक्रिया अली, मैं कोशिश करूंगी कि मुझे तुम्हारी रफाकत में कुछ वक्त गुजारने की इजाजत मिल जाए। मैं एम्बुलेंस से बाहर निकल आया। निकिता ने मुझे खुदा हाफिज कहा तो उसकी आवाज लरज रही थी। फिर वो लोग चले गए। ग्राउंड में अब सिर्फ लीक्वान, तहजीब और बर्ड नजर आ रहे थे। बकिया लोग जा चुके थे। बिलफ्राजों के हाथों हलाक होने वालों की लाशें भी हटा दी गई थीं। बर्ड वगैरह भी बस मेरे ही मुंतजर थे। मुझे देखते ही बर्ड मेरी तरफ झपटा। बर्ड ने बेसब्री से पूछा, क्या मामला था चीफ? ड्राइवर कह रहा था कि तुम्हारे कुछ टेस्ट वगैरह लेने हैं। मैंने कहा, हाँ, वो देखना चाह रहे थे कि लीक्वान से जो कुछ मैंने सीखा है वो किस हद तक कारआमद साबित हो सकता है। बर्ड ने हैरत से पलकें झपकाईं। बोला, क्या मतलब? किसी टेस्ट से ये कैसे मालूम हो सकता है? मैंने कहा, मैंने जिस उतार चढ़ाव का सामना किया है उसके बाद मेरे सिस्टम पर जो मनफी असरात पड़ने थे वो नहीं पड़े। वो लोग यही चेक करने आए थे। लीक्वान ने बड़े फखरी अंदाज में कहा, किसी शख्स की अफादियत के सबूत के लिए यही एक दलील काफी है कि वो लीक्वान का शागिर्द है। मैंने कहा, वो लोग ये बात नहीं जानते लीक्वान, इसलिए उन्होंने मशीनों का सहारा लिया था। आइंदा वो ऐसी नामाकूल हरकत नहीं करेंगे। तहजीब के चेहरे से नकाहत जाहिर हो रही थी। बर्ड को लीक्वान अपने साथ ले गया था और मुझे खास तौर पर तहजीब की तीमारदारी के लिए उसके पास छोड़ा गया था। तहजीब पलंग पर लेटी थी और मैं उसके नजदीक ही कुर्सी डाले बैठा था। रात खासी गुजर चुकी थी। लीक्वान और बर्ड थोड़ी ही देर कबल हमारे पास से उठ कर गए थे। तहजीब ने प्यार से कहा, तुम भी लेट जाओ अली, रात खासी गुजर चुकी है। मैंने मुस्कुराकर कहा, लीक्वान मुझे तुम्हारी तीमारदारी करने के लिए तुम्हारे पास छोड़ गया है। अगर मैं सो गया तो उसकी हुक्मदुली होगी। तहजीब ने एक ठंडी सांस लेकर कहा, तुम्हें लीक्वान का बहुत ख्याल है और मेरी जर्रा भी परवाह नहीं। मैंने संजीदगी से कहा, परवाह क्यों नहीं है तहजीब? तुम्हारी परवाह न होती तो मैं आराम से पढ़कर सो रहा होता, अपनी नींद क्यों हराम करता? वो बोली, तुमने खुद ही तो कहा है कि अगर तुम सोए तो लीक्वान की हुक्मदुली हो जाएगी। मैंने कहा, उसका कहना भी अहम है, लेकिन तुम्हारी हैसियत भी तो मुसल्लिमा है। ये हुक्म किसी और के लिए होता तो इसकी इतनी ज्यादा अहमियत न रह जाती। वो बोली, तुम्हारे तर्ज अमल से तो तुम्हारे इस बयान की नफी होती है। तुम्हें मेरा जरा भी ख्याल नहीं है। मैंने हंसकर कहा, मालूम होता है तुम पर नींद हावी आ रही है। ये कैसे मुमकिन है कि मुझे तुम्हारा जरा भी ख्याल न हो? तहजीब शिकायती लहजे में बोली, तुम बहुत बदल गए हो अली। पहले तुम्हें मेरा कितना ख्याल रहता था, लेकिन अब ये हाल है कि मेरे लाख मना करने के बावजूद तुम बिलफ्राजों से उलझ कर रहे। मैंने कहा, वो अगर बहुत जरूरी ना होता तहजीब तो मैं हरगिज उससे न उलझता, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इसके सिवा कोई चाराकार नहीं बचा था। वो बोली, तुम्हें मालूम है जब 4 अतराफ से 4 भैंसे तुम पर हमला आवर होने आ रहे थे तो मुझ पर क्या गुजर रही थी? तहजीब ने आंखें बंद करके झुरझुरी ली। बोली, मुझे बिल्कुल यूं लगा था जैसे वो मुझसे टकराए हों और मेरा कचूमर निकल गया हो। मैंने मुस्कुराकर कहा, लेकिन तुमने देखा कि मैंने उनका क्या हशर किया? उन चारों के दिमाग दुरुस्त हो गए। शायद ही आइंदा वो किसी बुल फाइटर पर हमला करें। तहजीब बोली, मुझे तस्लीम है कि लीक्वान की तरबियत ने तुम्हारी सलाहियतों में गैर मामूली निखार पैदा कर दिया है और तुम्हारे आसाब फौलादी हो गए हैं। लेकिन तुम क्यों नहीं सोचते कि दूसरे तो तुम्हारी तरह फौलादी आसाब के मालिक नहीं हैं? उन पर तो जज्बाती तगय्युरात इसी तरह असरअंदाज होते हैं जिस तरह दूसरों पर असरअंदाज होते हैं। हर शख्स तुम्हारी तरह पत्थर दिल तो नहीं हो सकता। मैंने कहा, मैं पत्थर दिल नहीं हूँ तहजीब, तुम ये बात बहुत अच्छी तरह जानती हो। बस मेरी कुव्वत बर्दाश्त तमाम लोगों से ज्यादा है।
इसको अगर संगदिली कहते हैं तो तुम शौक से मुझे संगदिल कह सकती हो। तहजीब ने कहा, बेशक पहले तुम संगदिल नहीं थे, लेकिन अब तुम में बड़ी तब्दीलियां आ चुकी हैं। तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। मैंने तहजीब को अफसुर्दगी से देखा। कहा, यानी अब खुद गर्जी का इल्जाम भी आएगा? संगदिली का इल्जाम तो पहले ही आयद कर चुकी हो। तहजीब ने कहा, एक दोस्त का फर्ज होता है कि वो अपने दोस्त की खामियां उसके मुंह पर बयान करे। मैं तो फिर तुम्हारे लिए दोस्त से बहुत बढ़कर हूँ। मैंने कहा, कभी कभी यूं भी होता है तहजीब कि हम जरूरत के हाथों मजबूर हो जाते हैं। वो बोली, तुम मुझे पहले ही सब कुछ बता सकते थे, लेकिन तुमने जानबूझकर मुझे अंधेरे में रखा। मैंने मुतासिफाना अंदाज में सर को जुम्बिश दी। कहा, तहजीब तुम यकीन न करती, मैं बिला वजह अपने अल्फाज क्यों जाया करता। वो बोली, तुमने एक बात फर्ज कर ली कि मैं तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करूंगी और अपने मफरूजे की बुनियाद पर फैसला भी कर लिया। उसके लहजे में खफगी थी। मैंने कहा, मफरूजे भी हवा में तो कायम नहीं किए जाते तहजीब, उनकी भी कुछ बुनियादें होती हैं। तहजीब जहरीले अंदाज में मुस्कुराई। बोली, जरा मैं भी तो सुनूं कि तुमने किस बुनियाद पर यह मफरूजा कायम किया था। मैंने कहा, तुमने ली कौन जैसे शख्स की बात पर यकीन करने से इनकार कर दिया। उसने मुझे तरबियत दी थी। उससे ज्यादा कौन जान सकता था कि मैं कितना बासलाहियत हूँ, लेकिन तुम कुछ सोचने समझने के मूड में थी ही नहीं। तहजीब ने कहा, ये लोग तुम्हारे दुश्मन हैं अली, मैं इनसे किसी भलाई की तवक्को नहीं रख सकती। मैंने कहा, मत रखो, मगर मंतकी अंदाज़े फिक्र का दामन भी हाथ से मत छोड़ो। तुम एक बालिग नजर शख्सियत की हामिल हो तहजीब। मुझे अच्छा नहीं मालूम होता कि तुम्हें बच्चों की तरह समझाऊं। क्या तुम इन लोगों को अहमक समझती हो? ये जब चाहें हमें ठिकाने लगा सकते हैं, मगर इन्होंने मुझे 6 महीने तक जेरे तरबियत रखा। हमें नुकसान पहुंचाने के लिए इन्हें इतना पेचीदा तरीका इख्तियार करने की चंदा जरूरत नहीं थी। तहजीब कुछ झेंप सी गई। बोली, दरअसल तुम्हें खतरे में देख कर सोचने समझने की सलाहियतें जवाब दे जाती हैं। फिर हमें यहाँ कैद हुए 6 महीने से ज्यादा हो गए। एक तरह से हम पूरी दुनिया से कट कर रह गए हैं। कुछ नहीं मालूम दुनिया में क्या हो रहा है। दुनिया को तो छोड़ो, खुद हमारा मुस्तकबिल वाज़े नहीं है। मालूम नहीं कल हमारे साथ क्या हो। ऐसे में जहन क्या खाक काम करेगा। मैंने कहा, तुम ग्रीन पोल की एजेंट रह चुकी हो तहजीब। गैर मामूली हालात में अपनी सलाहियतें बरकरार रखना ही किसी को दूसरों से मुमताज बनाता है। तहजीब ने बेबसी से मुझे देखा। वो कुछ कहना चाहती थी मगर नहीं कह सकी। वक्त और हालात ने उसकी जबान पर ताले डाल दिए थे। हर आदमी की कुव्वत बर्दाश्त की एक हद होती है। किसी पर उसकी कुव्वत बर्दाश्त से बढ़कर सदमा पड़ जाए तो वो कैसे बर्दाश्त कर सकता है। तहजीब को भी मेरे नजरियात की तब्दीली का सदमा खा गया था। वो हिल कर रह गई थी। उसका एतमाद मुतजलजल हो गया था। वो अपनी मर्जी के खिलाफ मेरा साथ देने पर मजबूर थी। मेरी मुखालफत करने का अंजाम वो पहले भी देख चुकी थी। अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं रह गई थी कि मेरे खिलाफ कुछ बोलती। शायद इस मौके पर वो कहना चाहती थी कि क्या इससे पहले मैं गैर मामूली हालात से नहीं गुजरी, और क्या इन गैर मामूली हालात के दौरान मैंने अपने हवास बजा नहीं रखे। ये तो तुम हो जो बदल गए हो। मैं अगर कुछ कहूंगी तो तुम नाराज हो जाओगे, लिहाजा मैं कुछ नहीं कहती। तुम जीते और मैं हारी। मेरे नजरियात की तब्दीली ने तहजीब को तोड़ फोड़ कर रख दिया था। यह सानेहा उसकी बर्दाश्त से कहीं बढ़कर था। तहजीब को इतने बड़े सानहे की खबर किसी और की जबान से मिलती तो शायद वो यकीन ही न करती, मगर जो कुछ भी हुआ उसकी अपनी आंखों के सामने हुआ था। वो उसे किस तरह झुटला सकती थी, जुल्मत को रोशनी किस तरह करार दे देती। अली यार खान जो तहरीक आज़ादी फ़लस्तीन का सबसे बड़ा अलमबरदार था, अब फ़लस्तीन का मुखालिफ हो चुका था, और तहजीब के जज्बाती हैजान की सबसे बड़ी वजह भी यही सानेहा थी।